प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। विद्यार्थियों, हम डिस्कस कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए जो पॉलिटिकल साइंस का जो उनका प्रश्न पत्र है, उसका सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और जो हमारी चर्चा चल रही है उसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है आपका भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन, उस पर हमारा डिस्कशन चल रहा है। पिछले 4 वीडियो ये डिस्कशन हो चुका है और आगे आने वाले अभी कई वीडियो तक ये डिस्कशन चलेगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है आपका। हम उदारवादी कांग्रेस पर विद्यार्थियों चर्चा कर रहे थे। अब आज इस वीडियो में हम उदारवादी कांग्रेस को लेकर 2 महत्वपूर्ण जो बिंदु है उन पर चर्चा करेंगे। और वो 2 महत्वपूर्ण बिंदु, एक तो उदारवादी कांग्रेस के जो साधन वो क्या थे। आपको पता है कि जो पूरा नेशनल मूवमेंट कांग्रेस के हाथों में आ गया था, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो 1885 से लेकर 1905 तक का जो उदारवादी कांग्रेस का काल था, इस पर हमने काफ़ी चर्चा की थी। तो यहाँ उनके साधनों की बात करेंगे कि वो किन साधनों का उपयोग करते हुए पूरे राष्ट्रवादी जो मूवमेंट है, आंदोलन उन्होंने चलाया था। ठीक है। और फिर हम एक विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे कि जो ऑल ओवर उदारवादी कांग्रेस का जो गुट था, कांग्रेस के जो उदारवादी राष्ट्रवादी जो नेता थे, उनका क्या योगदान है राष्ट्रीय आंदोलन में और उनकी क्या आलोचना की जाती है। ठीक है, ये हम देखेंगे। तो एक समालोचनात्मक विश्लेषण करेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो और इसके पहले जो हमने रिकॉर्ड किए हैं वीडियो, उन सभी को आप क्रमबद्ध तरीके से, या जो साथी आज नए जुड़े हैं, इससे पहले नहीं जुड़ पाए हैं, उनको सारी वीडियो अगर क्रमबद्ध रूप से चाहिए तो वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट का लिंक देख सकते हैं। वहाँ पर आपकी जो पूरे जो क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से सारे आपको लिंक मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिसमें आप सारे वीडियो क्रमबद्ध रूप से देख सकते हैं। या फिर यूट्यूब की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके भी आप देख सकते हैं। और यही नहीं, फर्स्ट ईयर के, फाइनल ईयर के, सेकंड ईयर के, अदर अन्य कंपटीशन के सभी के जो वीडियो है बड़े व्यवस्थित तरीके से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और उनका सबका अलग अलग लिंक है, वो दिया हुआ है यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में और यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर जो 2 टॉपिक मैंने आज की चर्चा के लिए बताए हैं, परीक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो दोनों टॉपिक, क्योंकि कई बार ये पूछा गया है प्रश्न। बड़े प्रश्न में भी कई बार पूछा गया है कि उदारवादियों द्वारा कौन कौन से साधन अपनाए गए थे, या फिर छोटे क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो संक्षेप में आप बता सकते हैं। और एक जो दूसरा टॉपिक है समालोचनात्मक विश्लेषण, तो उदारवादी कांग्रेस पर आपसे पूछा जा सकता है कि जो कांग्रेस का जो उदारवादी राष्ट्रवादी युग था, राष्ट्रीय आंदोलन में उनका क्या योगदान रहा, एक समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। कांग्रेस का क्या योगदान था उस पर तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन जो कांग्रेस का जो उदारवादी गुट था, मतलब विशेषकर उनके जो साधन थे, तो उनका राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा, किस प्रकार उन्होंने आगे उस मूवमेंट को चलाया। तो दोनों ही पक्ष उनके, क्योंकि कुछ उनकी आलोचना भी की गई, कुछ उनका योगदान भी था। तो एक समालोचना हम करेंगे जब हम किसी भी टॉपिक पर एक आलोचना करते हैं, या फिर हम उसकी जो योगदान की बात करते हैं, तो एक समालोचना वो कहलाती है। और समालोचना का अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है या विश्लेषण के को लेकर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो वहाँ आपको दोनों ही पक्ष बताने होते हैं, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ हम उदारवादी जो कांग्रेस है उसके दोनों ही पक्षों पर बात करेंगे पहले। लेकिन हमारा जो पहला टॉपिक है कि जो उदारवादी कांग्रेस है, उनकी जो कार्य पद्धति क्या थी, उनके साधन क्या थे, उनके तरीके क्या थे। ठीक है, आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं इस स्लाइड में, यहाँ आपको ये सारे साधन आपको पॉइंट वाइज मैंने दे दिए गए हैं। इन तरीके से जो उदारवादी कांग्रेस ने अपना पूरा जो मूवमेंट है 1885 से लेकर 1905 तक का जो उनका काल कहा जाता है, उसमें उन्होंने चलाया। एक एक पर हम संक्षेप में बात करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि संवैधानिक साधनों में विश्वास।
बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि हमने डिटेल से हालांकि इस बात पर डिस्कस किया भी है पहले, तो उनका जो तरीका था बड़ा संवैधानिक था। कोई हिंसा या आंदोलन, हड़ताल मतलब वैसा नहीं करना चाहते थे। वो संवैधानिक साधनों के द्वारा ही जो एक आज़ादी या स्वतंत्रता प्राप्ति की बात करते थे। और पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वतंत्रता की बात तो वो करते ही नहीं थे। खैर, एक अधिराज्य की बात करते थे। ब्रिटिश काल के अधीन रहकर ही उन्हें बड़ा गौरव महसूस होता था। वो सारा हमने देख लिया कि उनकी क्या सोच थी, उनकी क्या नीतियाँ थी। तो यहाँ पर उनका जो मूवमेंट चल रहा था कि किस प्रकार सुधार किए जाएँ, जो ब्रिटिश शासन में जो कमियां हैं उनको उजागर किया जाए, और एक नेशनल मूवमेंट चलाया जाए जिससे कि यहाँ प्रशासन में सुधार लाया जाए, और जिससे कि भारतीयों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। तो उसके लिए उनका एक पहला तरीका यही था। मतलब वो साधन अपनाते थे कि संवैधानिक साधन, शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, बिना किसी हिंसा के, वो प्रारंभिक उनकी कोशिश यही होती थी कि इस तरीके से वो अपने मूवमेंट को चलाएं और अपनी मांगों को मनवाएं। दूसरा आप देख पा रहे हैं, प्रार्थना पत्र, प्रतिवेदन और प्रतिनिधि मंडल। ठीक है, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, 3 प्रार्थना पत्र, प्रतिनिधि मंडल और प्रतिवेदन के द्वारा ही अपनी मांगों को मनवाने में विश्वास वो रखते थे। मतलब कोई भी अगर मान लीजिए समस्या है, उनका मानना यह था कि जो भारतीयों की समस्या है, ब्रिटिश शासन को अगर शांतिपूर्वक तरीके से अगर हम प्रार्थना के द्वारा, एक प्रतिवेदन के द्वारा और प्रतिनिधि मंडल मतलब कुछ जनता के जो लोग हैं, कुछ नुमाइंदगी करके वो अगर उनसे एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में जाकर मांग करेंगे, तो ज़रूर उनको ऐसा विश्वास था कि ब्रिटिश शासन उन मांगों को मानेगा। मतलब क्योंकि उनको ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में तो विश्वास था ही, ये हम पहले देख चुके हैं। तो उनका ये महत्वपूर्ण तरीका था, उनका जो कि एक दबाव पड़ेगा उससे एक प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से जाएंगे, और प्रार्थना पत्र और प्रतिनिधि मंडल और प्रतिवेदन के द्वारा ही हम हमारी मांगों को मनवाएंगे। उनका ये तरीका था। तीसरा, आप जो देख पा रहे हैं, हिंसा, आंदोलन और संघर्ष के विरोधी। जैसा कि मैंने कहा पहले पॉइंट में, संवैधानिक साधनों में उनका विश्वास था। तो जाहिर सी बात है, वो आगे जो उग्रवादी गुट आता है उनकी तरह वो हिंसा नहीं चाहते थे। हिंसा, आंदोलन और संघर्ष के वो विरोधी थे। उनका मानना ये था कि ब्रिटिश शासन हमारी मांगों को मानेगा, लेकिन हिंसा के द्वारा हम कोई मांगों को नहीं मनवा सकते हैं, हम शांतिपूर्वक तरीके से। तो इस बात के विरोधी थे, हिंसा और आंदोलन करने के विरोधी थे वो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बड़े महत्वपूर्ण बात कि धीरे धीरे अर्थात क्रमिक जो सुधारों के पक्षधर। उनका मानना ये था कि अगर हम एक ब्रिटिश शासन पर समय समय पर उनको प्रार्थना पत्र देके, प्रतिवेदन, प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से या शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को उनसे पहुंचाएंगे, तो क्रमिक रूप से हमारा सुधार प्रशासन में ज़रूर होगा। हमें वैसे भी ब्रिटिश शासन को से भारत में जो बहुत फ़ायदा मिला है, काफ़ी सुधार हुआ है। एक भारत मध्ययुगीन जो पिछड़ापन से एक आधुनिक विकास की तरफ लौटा है, काफ़ी हमारे यहाँ सुविधाएं बढ़ी हैं, उनका ये सोच थी। ठीक है, तो उनका भी ये मानना था कि जो भारत में विकास है, धीरे धीरे क्रमिक तरीके से जो सुधार है वो होगा। तो इसी तरीके से वो चाहते थे। अकस्मात उनको लगता था कि अकस्मात एक साथ से हम यहाँ पर अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाएं या फिर एक आंदोलन करें, इस तरीके से कोई सुधार होने वाला नहीं है, और न हमें कोई स्वतंत्रता मिलने वाली है। बल्कि वो चाहते थे कि धीरे धीरे ही अगर थोड़ा थोड़ा हम मांगे मानते रहें और हमारे यहाँ सुधार करवाते रहें ब्रिटिश शासन से। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ब्रिटिश शासन से टकराव की अपेक्षा एक तरह से सहयोग पर बल। ठीक है, तो वो चाहते थे कि टकराव के द्वारा हम कोई भी मांगों को नहीं मनवा सकते हैं। हमारा जो उद्देश्य ये होना चाहिए, हम सहयोग करें उनके साथ। अगर सहयोग करेंगे तो एक जो ब्रिटिश जाति है वो न्यायप्रिय जाति है, तो ज़रूर एक तरह से वो हमारी बातों को मानेंगी और हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसलिए ब्रिटिश शासन से टकराव की ज़रूरत नहीं है, टकराव से हम हमारी मांगों को नहीं मनवा सकते हैं। बिल्कुल सहयोग के द्वारा ही हम हमारी जो समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, भारतीयों में राष्ट्रवादी भावना जागृत करना। ये एक महत्वपूर्ण, ये भी उनकी जो सोच थी कि हम शांतिपूर्वक तरीके से, क्रमिक तरीके से, संवैधानिक साधनों के द्वारा, प्रतिनिधि मंडल, प्रार्थना पत्र, प्रतिवेदन के माध्यम से हमारी मांगों को तो मनवाएंगे, ठीक है, लेकिन उनका ये भी था कि भारतीयों में राष्ट्रवादी भावना जागृत करना, एक राष्ट्र के प्रति हमारी जो समस्याओं को इन संवैधानिक साधनों के द्वारा ब्रिटिश जो शासन के समक्ष रखना, और एक भारतीयों में एक भारत के प्रति जो भारतीय जो सभ्यता संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा थी, उसको एक प्रत्येक भारतीय में कि प्रत्येक भारतीयों में जागृत करना, ये उनकी
एक तरीका था। इससे क्या होगा, उनकी सोच ये थी कि इस तरीके से अगर मान लीजिए भारतीयों में राष्ट्रवादी भावना जागृत होगी और लोग जागेंगे और अपनी समस्याओं को उठाएंगे, तो एक ब्रिटिश शासन पर एक दबाव पड़ेगा, एक नैतिक प्रेशर पड़ेगा और उनको फिर हमारी मांगों को मानना ही होगा। तो ये उनकी सोच थी। तो विद्यार्थियों, ये इन पॉइंट्स के माध्यम से आपको ये पता लगा होगा कि किस तरीके से जो उदारवादी कांग्रेस जो थी वो अपनी जो मांगों को मनवाना चाहती थी, या उनके जो साधन थे, उनके जो तरीके थे काम करने के, वो ये आपको पता लगा होगा। आइए देखते हैं, अब हम एक विश्लेषण करते हैं जो अब तक हमने पिछले वीडियो और उससे पहले के वीडियो में जो उदारवादी कांग्रेस को पढ़ा, सारा उनकी बिल्कुल काल अवधि से लेकर, उनके नेता से लेकर, उनकी पूरे नीतियों से लेकर सब कुछ हमने पढ़ा। तो एक एनालिटिकल जो हमारा विश्लेषण हम एक विश्लेषणात्मक अध्ययन हम करते हैं कि जो उदारवादी कांग्रेस का जो पूरा जो कार्य पद्धति या तरीका जो था वो कैसा था, उनका क्या तो योगदान रहा, क्या उनके पॉजिटिव पॉइंट थे और क्या उनके नेगेटिव पॉइंट थे। विद्यार्थियों, यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे आलोचनात्मक, ठीक है, कि जो उदारवादी कांग्रेस की जो नीतियाँ थी, जो कार्य पद्धति थी, उनकी क्या आलोचना की गई है, ठीक है। फिर उनके योगदान की हम बात करेंगे। विद्यार्थियों, यहाँ आप जैसा कि ये पॉइंट्स देख पा रहे हैं, तो पहली आलोचना जो की जाती है उदारवादी कांग्रेस की, पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति गहरी आस्था। जो पहला पॉइंट ये है, इसकी जो मुख्य रूप से जो उग्रवादी जो कांग्रेस के नेता थे या अन्य जो आलोचक थे उदारवादी जो कांग्रेस के नेताओं के, उनका ये मानना था कि जो उदारवादी कांग्रेस जो थी या उनके नेता थे, उनकी पाश्चात्य संस्कृति के प्रति गहरी आस्था थी। मतलब इतनी आस्था थी कि वो भारतीय जो सभ्यता और संस्कृति थी, उसकी गौरवशाली परंपरा को तो बिल्कुल भूल ही गए थे, उसके गौरव को तो भूल ही गए थे। उनको ये पता नहीं था कि भारतीय जो सभ्यता और संस्कृति को, यहाँ तक कि पाश्चात्य सभ्यता वाले लोग भी एक तरह से मानते थे कि हाँ, वो भारतीय सभ्यता एक बहुत परंपरागत, बहुत प्राचीन सभ्यता है और बहुत ऐतिहासिक और बहुत जो उच्च कोटि की सभ्यता है, संस्कृति है। लेकिन ये केवल बस अंग्रेज़ों की चाटुकारिता या ब्रिटिश शासन की चाटुकारिता में ही उनका विश्वास था। ये इस तरीके से उनका मानना था कि वो तो केवल, क्योंकि वो स्वयं अधिकतर जो इनके नेता थे वो स्वयं पाश्चात्य सभ्यता या पाश्चात्य जो शिक्षा का अध्ययन किए हुए थे और उनका जो बस उसी को वो गौरवशाली मानते थे। तो इस तरीके से एक तरह से पाश्चात्य सभ्यता के प्रति जो उनकी सोच थी, जो उसके प्रति उनका सम्मान था, उस कारण से वो भारतीय सभ्यता को वो एक तरह से भुला गए थे। तो इस आधार पर उनकी आलोचना की जाती है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि साध्य प्राप्ति के साधन प्रभावहीन। इसका क्या मतलब है, आपको पता है, अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा, जो आलोचक है उन्हें कहते थे कि उदारवादी कांग्रेस के नेताओं ने जिन साधनों का प्रयोग किया था, वो साधन उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रभावहीन थे, ठीक है। जो एक तरह से साध्य हमारा था, साध्य मतलब उद्देश्य, जो साध्य प्राप्ति था, क्या आज़ादी प्राप्त करना, स्वतंत्रता प्राप्त करना, उस साध्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता था उन साधनों के द्वारा जिन साधनों से जो उदारवादी कांग्रेस के नेता एक तरह से अपनी मांगों को मनवाना चाहते थे, ब्रिटिश शासन थे। प्रार्थना पत्र के द्वारा, प्रतिनिधि मंडल के द्वारा, प्रतिवेदन के द्वारा, संवैधानिक साधनों के द्वारा अंग्रेजी जो शासन है वो एक तरह से समझने वाला नहीं है, बल्कि इस तरीके से हम मतलब स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते थे। तो आलोचकों का मानना ये था, और उग्रवादी यही कारण था कि उग्रवादी जो कांग्रेस का धड़ा था, उन्होंने इसकी काफ़ी आलोचना करी थी और फिर उन्होंने एक तरह से जो उग्र रवैया अपनाया था ब्रिटिश शासन के खिलाफ और एक आंदोलन का रवैया अपनाया था, क्योंकि इन साधनों को उन्होंने अपर्याप्त माना था हमारा जो उद्देश्य था उसको प्राप्त करने के लिए। हालांकि ये बात अलग है कि वो पूर्ण स्वराज्य को लेकर ये मतलब उन्होंने वो साधन अपनाए नहीं थे, लेकिन जो उग्रवादी कांग्रेस के नेता थे वो पूर्ण स्वराज्य चाहते थे, उनकी तरह वो जो औपनिवेशिक स्वराज्य नहीं चाहते थे उदारवादी कांग्रेस की तरह। तीसरा जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन के आधार को समझने में गलती, ठीक है। तो आलोचक ये भी आलोचना करते थे उदारवादी कांग्रेस की कि
भारत में जिन उद्देश्यों को लेकर ब्रिटिश शासन आया था, हमें सबको पता है कि एक व्यापारिक, एक एंग्लो मतलब जो कंपनी के रूप में ये अंग्रेज भारत में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, और बाद में उन्होंने अपनी राजनीतिक स्थापना कर ली थी। तो उनका जो उद्देश्य तो लाभ प्राप्त करना था, जबकि उदारवादी जो कांग्रेस के नेता थे उनका ये मानना था कि जो ब्रिटिश शासन है वो भारतीयों के लिए वरदान है, भारतीयों के हित के लिए है। तो ऐसा नहीं है। तो उनकी कहीं न कहीं इस सोच में कमी थी। वो उन्होंने ब्रिटिश शासन के आधार को ही समझने में गलती कर दी थी। उन्होंने ये समझ ही नहीं पाए कि वास्तव में ब्रिटिश शासन अपने स्वयं के लाभ के लिए यहाँ शासन कर रहा है या फिर भारतीयों के हितों के लिए कर रहा है। तो ये भी आलोचना उनकी की जाती है। चौथा पॉइंट, त्याग एवं बलिदान की भावना का अभाव। आलोचकों ने विशेषकर उग्रवादी जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने ये आलोचना करी थी कि इन नेताओं में जो एक राष्ट्र को एक राष्ट्रवाद की जो भावना होती है, जो राष्ट्र के प्रति त्याग और बलिदान की भावना होती है, एक समर्पण की जो भावना होती है, वो भावना इनमें थी नहीं। अगर ये भावना होती तो फिर ये कि समर्पित होकर और पूर्ण स्वराज्य के लिए अपनी लड़ाई लड़ते और उसके लिए संघर्ष करते, लेकिन ये भावना इन नेताओं में थी ही नहीं। ठीक है, ये तो ब्रिटिश शासन के अधीन ही रहकर बस कुछ सुधार चाहते थे, बाकी स्वतंत्र होना ही नहीं चाहते थे। और इसी को लेकर आप देख पा रहे हैं कि लाला लाजपत राय का एक कथन है और उनकी जो महत्वपूर्ण पत्रिका थी यंग इंडिया, उसमें क्या उन्होंने लिखा था, मतलब उन्होंने लिखा था कि उदारवादी जो आंदोलन क्या था, लंगड़ा और निरुत्साहित। देखिए, दो शब्द उन्होंने इसके लिए यूज किए कि उदारवादी जो आंदोलन है वो लंगड़ा और निरुत्साही आंदोलन था। यह रियायतों और स्वतंत्रता की मांग तो करता था, किंतु यह बलिदान पर आधारित नहीं था। तो मतलब जो त्याग और बलिदान और संघर्ष की जो भावना होनी चाहिए थी वो इनमें नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने एक लंगड़ा और निरुत्साही राजनीतिक आंदोलन अपनी पुस्तक यंग इंडिया में कहा था, उन्होंने, लाला लाजपत राय ने, अपनी जो उनकी पत्रिका थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको इस कोटेशन का भी आप प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, पांचवा पॉइंट, कि सामान्य जनता को प्रभावित करने में असफल। सॉरी, तो यहाँ पर एक आलोचना ये भी इनकी की गई कि एक कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन, कोई भी जो आंदोलन है वो प्रभावकारी तब होता है जब एक आम व्यक्ति को, एक सामान्य जनता को भी उससे जोड़ा जाए। तो आलोचकों की द्वारा ये भी आलोचना की गई थी कि सामान्य जनता को, आम जनता को ये एक तरह से इन उदारवादी कांग्रेस के नेताओं के द्वारा आंदोलन में जोड़ने में ये असफल रहे, क्योंकि ये तो एक बड़े शिक्षित वर्ग के कुछ नेता थे और जिनका जनता से सीधा कोई सरोकार भी नहीं था, उनका ये मानना था। तो इसलिए इन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन को जन आंदोलन नहीं बना पाए। ठीक है, और बिना जन आंदोलन बनाए कोई किसी भी आंदोलन को या किसी भी उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते, और विशेषकर इतने बड़े संघर्ष को तो प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये भी उनकी एक आलोचना रही कि वो सामान्य जनता को एक प्रभावित ही नहीं कर पाए, ये एक सामान्य जनता में वो भावना फूंक ही नहीं पाए कि एक भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाई जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि उद्देश्यों की प्राप्ति में असफलता। ठीक है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण आलोचना इनकी ये की गई उग्रवादी जो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा या अन्य आलोचकों के द्वारा कि जो हमारा वास्तविक जो उद्देश्य था, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, ब्रिटिश सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकना, भारत को जो गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करना, उस उद्देश्य में ये असफल रहे। केवल भिक्षावृत्ति इनको बोला कि ये तो केवल भिक्षावृत्ति, जो राजनीतिक भिक्षावृत्ति थी, इनका जो साधन था वो केवल प्रार्थना पत्र के द्वारा, प्रतिवेदन के द्वारा, निवेदन के द्वारा, प्रतिनिधि मंडल के द्वारा कोई भिक्षा मांगते थे। तो वो मानते थे, आलोचक ये कहते थे कि कोई ये हमारा तो ये तो हम स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, हम हमारे देश को आज़ाद करने की मांग कर रहे हैं, इसमें भिक्षा मांगने की कहाँ जरूरत है। ठीक है, तो ये भी आलोचना उनकी की गई। नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं, सबसे बड़ी आलोचना इनकी की गई आलोचकों के द्वारा कि पूर्ण स्वराज्य की मांग नहीं। बहुत बड़ी आलोचना ये थी कि आप देखिए कि एक आंदोलन आप चला रहे हैं तो पूर्ण स्वराज्य की इनकी जो मांग की नहीं इन्होंने। तो ये सबसे बड़ी आलोचना कि उदारवादी, हमें तो पूर्ण स्वराज्य चाहिए था, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए थी, और उदारवादी कांग्रेस के नेता तो पूर्ण स्वराज्य की नहीं बल्कि ये तो औपनिवेशिक स्वराज्य की बात करते थे कि इनकी सरकार में भागीदारी हो, बाकी जो नेतृत्व है वो ब्रिटिश शासन के पास ही हो। तो इसकी कड़ी आलोचना विशेषकर उग्रवादी जो कांग्रेस के द्वारा और अन्य आलोचकों के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट
जो आप देख पा रहे हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट, राजनीतिक भिक्षावृत्ति पर जोर। और ये आलोचना स्पष्ट यहाँ दिया हुआ भी है कि उग्रवादियों के द्वारा की गई थी कि उन्होंने पूरे जो राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये उदारवादी कांग्रेस थी, इनकी जो पूरे जो साधन थे उसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति नाम दिया। ठीक है, कि वो तो राजनीतिक भिक्षावृत्ति पर जोर देते थे, जबकि ये हमारा जो स्वतंत्रता है हमारा, आपको पता है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का ये नारा भी था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा। मतलब वो इसको हमारा अधिकार मानते थे, ये कोई हम भिक्षा थोड़ी ना मांग रहे हैं। तो उग्रवादियों ने इसकी आलोचना करी। जो प्रमुख उग्रवादी नेता जो थे, जो लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, तो ये सब उग्रवादी नेता थे, इन्होंने इसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स के माध्यम से विद्यार्थियों आपको पता लग रहा है कि क्या नेगेटिव पॉइंट थे जो उदारवादी कांग्रेस थी, और विशेषकर आलोचकों के द्वारा इनमें क्या नकारात्मक बातें देखी गई, और जो उग्रवादी कांग्रेस का जो धड़ा था, उन्होंने किस तरीके से इनकी जो पूरी नीतियां थी, पूरी जो उनके साधन थे, उनकी आलोचना करी उदारवादी कांग्रेस की। ये सारे पॉइंट्स के माध्यम से आप बता सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विद्यार्थियों टॉपिक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसलिए आपको, क्योंकि साधन पूछ के आपसे पूछा जा सकता है कि जो उदारवादी कांग्रेस की जो साधन और उनका जो उनकी नीतियों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो साधनों पर हमने चर्चा करी है, इससे पहले उनकी नीतियों की बात करी थी, तो यहाँ उनकी जो आलोचना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जो उदारवादी जो जो कांग्रेस थे, उनका मतलब योगदान क्या है। ठीक है, वो हम देखते हैं। तो यहाँ विद्यार्थियों, आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि जो उदारवादियों का एक तरह से क्या योगदान था, पूरा जो राष्ट्रवादी आंदोलन, नेशनल मूवमेंट जो चल रहा था उदारवादी कांग्रेस के द्वारा, तो उनका क्या योगदान था। तो जाहिर सी बात है, हर पक्ष में कुछ कमियां ही नहीं होती, आलोचना खैर ठीक है की जाती है, लेकिन कहीं न कहीं पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, और काफ़ी हम जो उदारवादी कांग्रेस के योगदान को नकार नहीं सकते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रवादी आंदोलन में उदारवादी कांग्रेस का क्या योगदान था, या उनका एक समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो योगदान आपको बताना है, आलोचना हमने बात कर ही ली, तो इनको ये सारे पॉइंट्स के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। पहला जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि साम्राज्यवाद की आर्थिक विवेचना करके, इसको मैं समझाऊंगा, आर्थिक न्याय पर जोर। देखिए, उन्होंने, हमने बात करी थी जब उनकी नीतियों की बात करी थी, कि साम्राज्यवाद की आर्थिक विवेचना उन्होंने करी थी उदारवादी कांग्रेस ने, और विशेषकर दादा भाई नारोजी ने जो धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था कि ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों का जो धन है ब्रिटेन ले जाया जाता था किस प्रकार, और उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ा था हमारे व्यापारी वर्ग पर, श्रमिक वर्ग पर, काफ़ी गरीबी। तो उनकी जो नीतियों में एक ये था कि साम्राज्यवाद की उन्होंने आर्थिक विवेचना करी थी। ठीक है, राजनीतिक दृष्टि से वो बेहतर मानते थे ब्रिटिश शासन को, लेकिन आर्थिक दृष्टि से उसकी वो आलोचना करते थे। तो कहीं न कहीं उन्होंने जो ब्रिटिश शासन की जो आर्थिक नीतियाँ थी, उनका जो तरीका था, जिस प्रकार वो धन निष्कासन करते थे, और हमारे यहाँ गरीबी और बेरोजगारी जो व्याप्त थी, जो आर्थिक हालात जो किसानों की, श्रमिकों की, मजदूरों की, व्यापारियों की, सबकी जो हालत ख़राब थी, उसको काफ़ी जोर शोर तरीके से उन्होंने रखा था ब्रिटिश शासन के सामने, और काफ़ी आलोचना भी उन्होंने करी थी। तो इससे एक योगदान ये रहा कि कहीं न कहीं आर्थिक न्याय की उन्होंने मांग करी, क्योंकि आर्थिक न्याय पर उन्होंने जोर दिया था, ब्रिटिश शासन पर यह दबाव डाला था कि आर्थिक न्याय को स्थापित किया जाए। मतलब जो उनकी जो आर्थिक नीतियां थी, कहीं न कहीं उसमें वो चेंजेस करने के लिए उन्होंने काफ़ी ब्रिटिश शासन पर प्रेशर डाला था, और इसका इफेक्ट आगे पड़ा भी था। खैर ठीक है, तो एक तो ये उनका योगदान था। दूसरा जो उनका योगदान था, ब्रिटिश शासन के दोषों को उजागर करना। देखिए, हम कितनी भी आलोचना कर दें, लेकिन कहीं न कहीं जो उदारवादी कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने ब्रिटिश शासन की जो कमियां थी, उसको वो चाहे किसी भी तरीके से पहुंचाते थे, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने उन कमियों को उजागर किया और मांग करी ब्रिटिश शासन से कि उन कमियों का सुधार किया जाए, प्रशासन में सुधार लाया जाए। तो ये भी उनका एक महत्वपूर्ण योगदान था कि ब्रिटिश शासन को उनके समक्ष ये प्रस्तुत किया जाए, बताया जाए कि ये कमियां है ब्रिटिश शासन में। तो ये भी एक, इससे क्या है कि ब्रिटिश शासन की जो नेगेटिव पॉइंट थे, वो पूरे देश की जनता के समक्ष सामने आए। तो और उससे फिर आगे राष्ट्रवादी जो भावना उनमें और जागृत हुई, तो उस दृष्टि से भी उनका ये योगदान था।
तीसरा जो पॉइंट है, भारतीय समाज को एकता के सूत्र में संगठित करना। देखिए, यद्यपि उग्रवादी आंदोलन के नेताओं ने इसकी आलोचना करी थी इनकी कि उन्होंने वो जो राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन नहीं बना पाए, लेकिन कहीं न कहीं हम देखें तो जो उदारवादी कांग्रेस में जो नेता थे, कहीं पूरे जो भारत के प्रतिनिधि थे, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते थे, अलग अलग एरियाज से नेता थे, तो उनका जनता से एक कनेक्शन तो था, मतलब जनता से जुड़ाव तो था। और ये रीज़न भी था कि उन्होंने भारतीय एक तरह से समाज को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास भी किया था, और कहीं कहीं न कहीं कुछ हद तक वो पूर्ण रूप से नहीं लेकिन सफल भी हुए थे, क्योंकि काफ़ी राष्ट्रीय जो भावना है जागृत करने में वो सफल रहे थे। भले आलोचक उनकी आलोचना करें, लेकिन उनके द्वारा जो कार्य किया गया था एक तरह से भारतीय समाज को एकता के सूत्र में बांधने का, क्योंकि पूरे भारत की जनता का वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे और हर क्षेत्र की मांग वो करते थे ब्रिटिश शासन से, जो कमियां थी, जो आलोचना थी, जो दिक्कतें थी उनकी। तो कहीं न कहीं जो एक एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास तो उन्होंने किया ही था, तो ये इनके योगदान को भुला नहीं सकते हम। नेक्स्ट, धर्म निरपेक्षता पर जोर। बहुत महत्वपूर्ण उनका योगदान ये था कि वो भारतीयों को धर्म निरपेक्ष, मतलब क्योंकि कांग्रेस में जो नेता थे वो ऐसा नहीं कि एक जाति के या एक धर्म के या एक क्षेत्र के, ऐसा नहीं है, बल्कि बिना जाति धर्म भाषा क्षेत्र भेदभाव के, हर क्षेत्र के, हर जाति के, हर धर्म के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कृषि व्यापारी जो वकील, मतलब हर वर्ग का प्रतिनिधित्व कांग्रेस में था। और कहीं न कहीं एक तरह से धार्मिक दृष्टि से देखें तो मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, हर धर्म के जो नेता कांग्रेस, उदारवादी कांग्रेस में थे, और वो अपने नेशनल मूवमेंट को चला रहे थे, ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। तो कहीं न कहीं धर्म निरपेक्षता पर भी जोर उनका था, तो ये भी उनका योगदान था। और आगे चलकर जो हम जो राष्ट्रीय जो हमारा आंदोलन सफल रहा, जो हम स्वतंत्रता प्राप्त कर पाए, उसमें एक ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण भी था कि हम एक धर्मनिरपेक्ष तरीके से एकजुट होकर हम लड़ाई लड़ पाए। आगे चल के वो एक वोट डालो राज्य करो की नीति के कारण आगे विभाजन हुआ, वो एक अलग बात है, लेकिन कहीं न कहीं प्रारंभिक तौर पर जो एक छत्ते की तरह, एक अम्ब्रेला की तरह जो एक तरह से कांग्रेस लड़ रही थी, ठीक है, तो ये भी उनका एक महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट, सामाजिक सुधारों पर बल। तो कहीं न कहीं जो उदारवादी कांग्रेस का एक योगदान ये भी था, जो समाज में जो विभिन्न कुरीतियाँ थी, काफ़ी, हालांकि इससे पहले जो कई जो छोटे छोटे संगठनों के द्वारा जो सामाजिक सुधार कार्य किए गए थे, लेकिन कहीं न कहीं सामाजिक सुधारों पर बल भी दिया, क्योंकि इनका ये मानना था, उदारवादी कांग्रेस के नेताओं का भी ये मानना था कि हम जो राष्ट्रीय आंदोलन जो चला रहे हैं ब्रिटिश शासन के खिलाफ, ब्रिटिश शासन की कमियों को हम जब दूर कर पाएंगे, या जब हम सामाजिक रूप से स्वयं सुधार करेंगे, हमारे जो समाज में जो विभिन्न जो दिक्कतें थी, कमियां थी, जो कुरीतियां थी, उनको अगर हम नहीं सुधार पाएंगे तो ब्रिटिश शासन से हम प्रशासन के सुधार की किस तरीके से मांग कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से भी उन्होंने काफ़ी काम किया था, तो उस उनका ये भी एक तरह से योगदान था, ठीक है। नेक्स्ट, जो छठा जो पॉइंट था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की उन्होंने जरूर बात करी थी, ठीक है, वो राष्ट्रीय दृष्टि से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उन्होंने नहीं करी हो, लेकिन कहीं न कहीं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा की बात वो करते थे, वो ब्रिटिश शासन से मांग करते थे कि जो भारतीयों को जो अधिकार दिए जाएं, उनको उनकी जो स्वतंत्रता हो अपनी बातों को रखने की, अपनी मांगों को मानने की। तो कहीं न कहीं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो कॉन्सेप्ट था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की उन्होंने मांग करी थी, उस पर काफ़ी उन्होंने जोर दिया था, तो ये भी उनका एक योगदान था। सातवां, भारतीयों में राष्ट्रवादी भावना और जन जागृति पैदा करना, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले कहा, यद्यपि उग्रवादी जो कांग्रेस के नेताओं ने उनकी आलोचना करी थी कि वो जन आंदोलन नहीं बना पाए कांग्रेस को, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं जो राष्ट्रवादी भावना जागृत करने में और जन जागृति पैदा करने में इनका योगदान था, क्योंकि कांग्रेस के हर क्षेत्र का, भारत के हर क्षेत्र का ये प्रतिनिधित्व कर रही थी, नेता हर क्षेत्र के नेता थे, हर वर्ग के नेता थे। तो कहीं न कहीं क्योंकि जब कांग्रेस इस तरीके से काम कर रही थी, उदारवादी कांग्रेस के नेता पूरे देश में भ्रमण करते थे, उनकी जो कमियों को उजागर करते थे, तो कहीं न कहीं राष्ट्रवादी भावना जागृत करने में उनका योगदान तो था, हम उसको भुला नहीं सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि 8वां पॉइंट, भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा। भारतीयों को जो राजनीतिक शिक्षा है वो देने में काफ़ी योगदान रहा था, क्योंकि ब्रिटिश शासन से
जो उदारवादी जो कांग्रेस के नेता थे वो राजनीतिक सुधारों की मांग तो करते थे, वो प्रशासन में भागीदारी चाहते थे। तो कहीं न कहीं वो जब राजनीतिक जो उनके प्रशासन में कमियां थी उसको उजागर करते थे, तो लोगों को, भारतीयों को पता लगता था कि ये कमियां हैं ब्रिटिश शासन के में, और इससे भारतीयों को पता लगता था, कहीं न कहीं राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती थी, पॉलिटिकल एजुकेशन प्राप्त होता था। तो उससे ब्रिटिश शासन की जो कमियां हैं, प्रशासन की जो कमियां हैं, उनको वो पता लगा और इससे भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त हुई। तो राजनीतिक रूप से शिक्षित करने का जो काम है भी उदारवादी कांग्रेस ने किया था कहीं न कहीं भारतीयों में। नेक्स्ट जो अंतिम जो पॉइंट, ठीक है, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण, कि पूर्ण स्वराज्य की इमारत का शिलान्यास। देखिए, हमने कितनी भी आलोचना करी हो उदारवादी कांग्रेस की, लेकिन भले ही उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग ना की हो, भले ही पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ना की हो, लेकिन आगे चलकर जो कांग्रेस का उग्रवादी धड़ा था, कांग्रेस के उग्रवादी नेता थे, आगे फिर आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में आया, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग हमने करी और अंत में आज़ादी मिली। लेकिन कहीं न कहीं जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और वहाँ से जो एक मूवमेंट चला 1905 तक, इनका भले ही शांतिपूर्ण तरीके से चला, भले ही क्रमिक तरीके से चला, भले ही प्रार्थना पत्र, प्रतिवेदन और प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से चला, लेकिन उस भवन जो कि स्वतंत्रता के रूप में हमें प्राप्त हुई थी, पूर्ण स्वराज्य के रूप में हमें प्राप्त हुई थी, उसका जो शिलान्यास है वो तो कम से कम, उस स्वतंत्रता रूपी इमारत का जो शिलान्यास है वो कम से कम इन उदारवादी कांग्रेस के नेताओं ने ही किया था। अगर कल्पना करो, अगर ये कांग्रेस के जो उदारवादी नेता इस तरीके से अगर शुरुआत ना करते तो वो मूवमेंट इतना मतलब इस तरीके से नहीं हो पाता। तो कहीं न कहीं एक शुरुआत करी थी, एक शिलान्यास उन्होंने कर दिया था, एक नींव जरूर उन्होंने डाल दी थी हमारी आज़ादी की। तो ये उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, कम योगदान नहीं है ये उनका। तो इस तरीके से विद्यार्थियों, हमने इन पॉइंट्स के माध्यम से जो कांग्रेस के उदारवादी जो धड़ा था, कांग्रेस उदारवादी राष्ट्रवादी कांग्रेस थी, उनकी जो योगदान थी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में, और तो वो हमने देखा। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। इससे पहले हमने जो उनके जो साधनों की बात करी, उनकी जो आलोचनाओं की बात करी। ठीक है, आज का ये वीडियो अब काफ़ी बड़ा हो रहा है। आज की जो इस चर्चा को तो हम विद्यार्थियों यहीं विराम देंगे। तो आप बस इनको अच्छे से नोट करते जाएं, इन सारे पॉइंट्स को। और महत्वपूर्ण बात है, सब कुछ मैं आपको मटेरियल उपलब्ध करके यहाँ दे रहा हूँ, बस आपको केवल इन पॉइंट्स को याद करना है और इनके कॉन्सेप्ट को समझना है। और आपको कॉन्सेप्ट को रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उनको समझ लें, इन पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लें, तो बहुत अच्छे से आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अंत में बस आपसे यही अपील कि आप इन वीडियोस को लाभ उठाते रहें, अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को इन वीडियो को साझा करें, उनको इन श्रृंखला से जोड़ें, और घर पे रहते हुए आप अपनी तैयारी को जारी रखें। आप अभी हाथ पे हाथ रखकर बैठे नहीं, समय को, टाइम को वेस्ट नहीं करें, क्योंकि ये वीडियो आपको न केवल आपकी स्नातक स्तर के लिए महत्वपूर्ण, बल्कि आगे आने वाले आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो मेहनत आपके लिए की जा रही है, इसका पूरा आप लाभ उठाएँ, यही हमारी अपेक्षा है। और हम आपकी अपेक्षाओं पर कितना खरा उतर रहे हैं, आपको इन वीडियोस का कितना लाभ हो रहा है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, या वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, तो इससे हमें पता लगेगा। और बस अंत में आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।